स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का हम लोग का टॉपिक है लुईस मॉडल। ठीक है, तो आज हम लोग लुईस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास भी पहुँचे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, और मैं इससे भी और वीडियो बना पाऊँ इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर लुईस ने श्रम की सीमित पूर्तियों से आर्थिक विकास का बहुत व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया है। रिकार्गी की तरह लुईस ने भी कृषि क्षेत्र में श्रम की अधिकता की मान्यता को लेकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के विकास की व्याख्या की है। लुईस का मॉडल श्रम की असीमित पूर्ति से आर्थिक विकास एवं द्वैत अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है, जिनमें दो क्षेत्र पूंजीवादी क्षेत्र एवं जीवन निर्वाह क्षेत्र हैं। लुईस मॉडल के अनुसार जीवन निर्वाह क्षेत्र में प्रचलित मजदूरी की दर पर श्रम की पूर्ति श्रम की मांग से अधिक है और इस अधिक श्रम को दूसरी जगह पर काम में लगाया जा सकता है जहां पर उसे उचित मजदूरी की दर मिल रही हो जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त हो। पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी निर्वाह मजदूरी से 50% अधिक होती है। चूँकि पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरों की तुलना में अधिक होती है, जिसमें इस क्षेत्र में अतिरेक पैदा होता है। इस अतिरेक को कहीं और निवेश करने पर पूंजी का निर्माण होता है और आर्थिक विकास की यह प्रक्रिया उस समय रुक जाएगी जब जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रम अतिरेक शेष नहीं रह जाएगा जिसे रोजगार पर लगाया जा सके। सन 1954 में प्रकाशित एक प्रसिद्ध लेख श्रम की असीमित पूर्ति से आर्थिक विकास में लुईस ने प्रतिष्ठित आर्थिक विकास के मॉडल को भारत जैसे श्रम की अधिकता वाले देशों की विकास प्रक्रिया पर लागू किया और रिकॉर्डों के दो क्षेत्रीय विकास मॉडल को वर्तमान विकासशील देशों के लिए सार्थक बताया। लुईस मॉडल को दो क्षेत्रीय द्वैत अर्थव्यवस्था मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि उसका मॉडल द्वैत अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह क्षेत्र कृषि तथा पूंजीवादी क्षेत्र उद्योग पर आधारित है। रिकार्डो की तरह लुईस ने भी कृषि क्षेत्र में श्रम की अधिकता की मान्यता लेकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के विकास की व्याख्या की है। ठीक है, तो लुईस का जो मॉडल है वो अपने मॉडल में दो ही चीज़ को लेकर के चले हैं। पहला क्या है कि पूंजीवादी क्षेत्र और दूसरा है जीवन निर्वाह क्षेत्र। ठीक है, इसलिए इनके मॉडल को द्वैत अर्थव्यवस्था मॉडल या फिर दो क्षेत्रीय मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये अपने मॉडल में बताते हैं कि जो श्रम है वो अर्थव्यवस्था में श्रम की मात्रा अधिक पाई जाती है उसकी पूर्ति की अपेक्षा। ठीक है, मतलब पूर्ति से भी अधिक श्रम की मात्रा पाई जाती है। तो इनका कहना क्या है कि श्रम जो है जहाँ पर मान लो कि दो जगह काम है। ठीक है, तो एक जगह क्या है 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं जबकि वहाँ 50 व्यक्ति का ही ज़रूरत है, तो बाकी 50 को वहाँ से हटा करके दूसरे काम पर लगाया जाए जहाँ पे उसको उचित वेतन मिलता हो। ठीक है, तो उस जो मतलब उचित वेतन से मतलब ये है कि उसके जीवन निर्वाह मतलब कि उसको ज़िंदगी जीने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है उतना उसको मिलता हो। ठीक है, तो ऐसे करके श्रम को क्या है दूसरे काम पे स्थानांतरित किया जा सकता है और ये स्थानांतरण तब तक चलता रहेगा जब तक कि श्रम की जो मात्रा है वो पूरा का पूरा मतलब रोज़गार पे नहीं लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार अगर श्रम को हम लोग दूसरे कामों पे रोज़गार पे लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि अतिरेक पैदा होगा, मतलब कि उसका उचित उपयोग किया जा रहा है तो उससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था अच्छा सुचारू रूप से चलेगा और वो और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तरक्की करेगा। लुईस मॉडल की व्याख्या निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो निम्नलिखित कुछ शीर्षक है जिसके अंतर्गत लुईस का मॉडल का व्याख्या किया जाता है। तो पहला है केंद्रीय समस्या। केंद्रीय समस्या क्या है कि श्रम शक्ति को एकत्र करना। ठीक है, केंद्रीय समस्या में आता है श्रम शक्ति को एकत्र कैसे किया जा सकता है ना। लुईस ने अपने मॉडल की मान्यता में माना है कि अल्प विकसित देशों में प्रचलित मजदूरी की दरों पर श्रम की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। अर्थव्यवस्था में
श्रम की मात्रा अधिक पाई जाती है। कृषि क्षेत्रों में आवश्यकताओं से अधिक श्रमिकों का लगे होना इसका एक उदाहरण है। श्रम शक्ति को एकत्र करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, पहला है अर्ध विकसित देशों में काम ना करने वाली महिलाओं को श्रमिकों की पूर्ति में शामिल करना होगा। बहुत सी महिलाएं गृह कार्य में लगी रहती है जहां उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। दूसरा है उन व्यक्तियों को रोजगार में लगाना जो अदृश्य रूप से बेरोजगार है या अर्ध बेरोजगारी से पीड़ित है तथा जो छोटे व्यापारियों, घरेलू और वाणिज्यिक सेवाओं में के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, परंतु ये सभी उपयुक्त व्यक्ति अकुशल श्रम की श्रेणी में आते हैं, जबकि आर्थिक विकास और पूंजीवादी क्षेत्र के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस संबंध में लुईस का कहना है कि कुशल श्रमिकों का अभाव एक अस्थायी गतिरोध होता है जिसे अकुशल श्रमिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण से दूर किया जा सकता है। तो पहला जो इसका पॉइंट था वो था केंद्रीय समस्या। केंद्रीय समस्या में इन्होंने माना है कि श्रम शक्ति को एकत्र कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो श्रम शक्ति को एकत्र करने के लिए इन्होंने कुछ उपाय बताए जिसमें उन्होंने बताया है कि जो लोग छोटे मोटे रोज़गारों पे लगे हुए हैं उन लोग को एकत्र किया जा सकता है, या फिर गृहिणियाँ जो सिर्फ घर के कामों में लगी हुई है उन लोग को एकत्र किया जा सकता है, या फिर जो अर्ध बेरोजगारी यानी कि जो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं जो 6 महीना के लिए सिर्फ होता है और 6 महीना वे बेरोजगार होते हैं उन लोग को एकत्र किया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से श्रम शक्ति को हम लोग एकत्र कर सकते हैं, पर इसमें भी एक मतलब प्रॉब्लम ये आता है कि वो लोग प्रशिक्षित नहीं होते हैं, मतलब वो लोग को काम करने का तरीका नहीं पता होता है कि वो लोग कैसे काम करेगा। तो इसका भी उन्होंने उपाय ये बताया है कि उन लोग को ट्रेनिंग दिया जा सकता है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है काम से रिलेटेड जो भी जुड़ा हुआ है, तो इसके द्वारा इस समस्या को हम लोग दूर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया है समस्या का समाधान, जिसमें आता है श्रम शक्ति का उचित उपयोग। ठीक है, अर्ध विकसित देशों की प्रमुख समस्या श्रम शक्ति को उचित ढंग से उपयोग करने की है। प्रोफेसर लुईस ने एक अर्थव्यवस्था को दो भाग में बांटा है, पूंजीवादी क्षेत्र और जीवन निर्वाह क्षेत्र। पूंजीवादी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह भाग होता है जो पूंजी निर्माण का कार्य करता है तथा पूंजीपति को उसका प्रयोग करने के लिए भुगतान करता है। इसकी दूसरी ओर जीवन निर्वाह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो दोबारा उपज तैयार करने वाले पूंजी का प्रयोग नहीं करता है। जीवन निर्वाह क्षेत्र में पूंजीवादी क्षेत्र की उपेक्षा प्रति व्यक्ति उपज कम होती है। अतः लुईस का यह मानना है कि जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रमिकों को हटाकर और उन्हें पूंजीवादी क्षेत्र में लगाकर नए उद्योगों की स्थापना की जाए या वर्तमान उद्योगों का विस्तार किया जाए ताकि आर्थिक विकास की गति तीव्र हो सके। इस प्रकार जीवन निर्वाह क्षेत्र से बाहर इस बेकार श्रम शक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था करने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। तो दूसरा समस्या इन्होंने बताया कि समस्या का समाधान, जिसमें क्या होता है श्रम शक्ति का उचित उपयोग। ठीक है, तो जो अर्ध विकसित देश होते हैं उन लोग को ये पता नहीं होता है कि श्रम तो हम लोग का यहाँ है पर उसको उचित रूप से उपयोग कैसे किया जाए। तो इन्होंने अपने पॉइंट में बताया कि उसका उचित उपयोग किया जाना चाहिए, मतलब कि सबको को रोज़गार पे लगाया जाना चाहिए। उन लोग को रोज़गार जो भी काम कर रहा है उससे रिलेटेड प्रशिक्षण देना चाहिए और उन लोग को बताना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है, जिससे कि काम में वृद्धि होगा। ठीक है, और सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा अगर वे शिक्षित होंगे तो उससे क्या होगा कि इनकम बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। ठीक है, और अगर वृद्धि होती है तो वो क्या होता है कि उन लोग उस पैसे को और डेवलपमेंट में लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। तीसरा है पूंजीवादी अतिरेक। पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरों का स्तर निर्वाह क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय पर निर्भर करता है। सामान्यतः मजदूरी का यह स्तर निर्वाह क्षेत्र में श्रमिक की औसत आय से कम नहीं हो सकता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मजदूरी दर श्रम की औसत उत्पादन से भी अधिक हो सकती है। प्रोफेसर लुईस के अनुसार जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रमिकों को प्राप्त होने वाली आय पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी की न्यूनतम सीमा को निर्धारित करती है, किंतु व्यवहार में मजदूरियों का इससे अधिक होना आवश्यक है और पूंजीवादी मजदूरी तथा जीवन निर्वाह आय में सामान्यतः 30% या उससे अधिक का अंतर होता है। पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी की दर के ऊंचे होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है निर्वाह क्षेत्र या पिछड़े प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने के
परिणाम स्वरूप वास्तविक आय में वृद्धि होने के कारण श्रमिकों के द्वारा पूंजीवादी क्षेत्र में काम करने के लिए अधिक मजदूरी का मांगा जाना। दूसरा है निर्वात क्षेत्र से श्रमिकों को हस्तांतरित करने पर यदि उत्पादन की मात्रा में कमी नहीं होती है तो उस क्षेत्र में बचे कार्यरत श्रमिकों की औसत वास्तविक आय में वृद्धि के कारण पूंजीवादी क्षेत्र में हस्तांतरित होने वाले श्रमिक वर्ग द्वारा भी अधिक मजदूरी पर जोर दिया जाना। तीसरा है जीवन स्तर की बढ़ती हुई लागतों और मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण सेवाकर्ताओं द्वारा वास्तविक मजदूरी में वृद्धि कर देना। चौथा है राज्य द्वारा श्रम संघों को प्रोत्साहन देना जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग की सौदा करने की शक्ति में वृद्धि हो जाना। इस प्रकार पूंजीवादी मजदूरी की तुलना में पूंजीवादी क्षेत्र की ऊंची सीमांत उत्पादकता का परिणाम होता है पूंजीवादी अतिरेक का उत्पन्न होना। तो तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि पूंजीवादी अतिरेक, ठीक है, पूंजीवादी अतिरेक से तात्पर्य क्या होता है कि पूंजीवादी क्षेत्र जो है उसमें मजदूरी का जो स्तर होता है वो ऊंचा पाया जाता है, ठीक है। जिस ऊंचा मजदूरी का स्तर पाया जाने के कारण क्या क्या होते हैं कि जैसे कि उत्पादन में वृद्धि होता है तो श्रमिकों द्वारा क्या होता है कि अधिक मजदूरी मांग किए जाना लगता है, ठीक है। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण क्या होता है कि जब एक जगह अगर काम कर रहा है वहाँ से कुछ व्यक्तियों को दूसरे जगह काम करने के लिए भेज दिया जाता है तो वहाँ पर कम व्यक्ति बच जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है उत्पादन तो उतना ही हो रहा है पर व्यक्ति कम हो जाता है तो जिस कारण भी व्यक्ति अपना वेतन बढ़ाने के लिए बोलता है क्योंकि उसको डबल काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए भी वेतन में वृद्धि हो जाती है। तीसरा है जीवन स्तर की बढ़ती हुई लागतों और मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण भी वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हो जाती है। चौथा है राज्य द्वारा श्रम संघों को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो इस कारण से मतलब कि मजदूरी में वृद्धि होती है। चौथा है पूंजी निर्माण पूंजीवादी अतिरेक पर निर्भर करता है विकास प्रक्रिया, ठीक है। पूंजीवादी क्षेत्र में अतिरेक श्रम की सीमांत उत्पादकता उसके जीवन निर्वाह मजदूरी एवं पूंजीवादी मजदूरी दोनों से अधिक होती है जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवादी क्षेत्र में अतिरेक आय या अतिरेक उत्पन्न होता है। इस अतिरेक आय को परिसंपत्तियों में निवेश करने पर पूंजी का निर्माण होता है जिसका उपयोग करके अधिक लोगों को रोजगार पर लगाया जा सकता है। इस क्षेत्र में जैसे जैसे रोजगार बढ़ता जाता है वैसे वैसे पूंजीवादी अतिरेक भी बढ़ता जाता है और उसके साथ ही पूंजी निर्माण अर्थात आर्थिक विकास का चक्र शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक कि कुल अतिरिक्त श्रम को रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया को उन्होंने रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझाया है। चौथा पॉइंट इन्होंने बताया कि पूंजी निर्माण पूंजीवादी अतिरेक पर निर्भर करता है या फिर विकास प्रक्रिया, ठीक है। तो जो पूंजीवादी अतिरेक होता है, ठीक है, यानी कि अगर पैसा ज़्यादा है तो पैसा ही पैसा को बनाता है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो अगर पैसा ज़्यादा होता है तो उसको क्या होता है अगर हम लोग दूसरे काम पे लगा देते हैं तो फिर उससे भी पैसा बनता है, ठीक है। और वो क्या होता है धीरे धीरे डेवलप होते जाता है तो उससे विकास प्रक्रिया उत्पन्न होती है और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी लोगों को रोज़गार प्राप्त नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसको उन्होंने चित्र के द्वारा भी स्पष्ट रूप से बताया है। ये है उसका फिगर, ठीक है। यहाँ वाई अक्ष है, यहाँ एक्स अक्ष है। वाई अक्ष पर मजदूरी दर और एक्स अक्ष पर श्रम की मात्रा लिया गया है जिसको N1, N2 और N3 से दर्शाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर M1, M2 और M3 से दर्शाया गया है, ठीक है। ये उत्पादन सीमांत उत्पादन वक्र है, ठीक है, जो कि T1 और T2 है और ये W1 और ये S1 है, ठीक है, वक्र। और यहाँ पे W और S है, ये P1, P2 और P3 है, यहाँ पे O लिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको चित्र द्वारा समझते हैं। एक्स अक्ष पर श्रम की मात्रा तथा वाई अक्ष पर मजदूरी की दर को दर्शाया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए श्रम पूर्ति वक्र W1 है जो वाई अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के रूप में दर्शाया गया है। कृषि में प्रचलित मजदूरी की दर OW जीवन निर्वाह स्तरीय मजदूरी OS से थोड़ी अधिक है। जब मजदूरी की दर OW है तो सीमांत उत्पादकता वक्र M1 P1 है जो उसे T बिंदु पर काटती है, जो यह प्रदर्शित करती है कि इस बिंदु पर मजदूरी की सीमांत उत्पादकता
मजदूरी दर के बराबर है। अतः जब मजदूरी की दर OW है तो पूंजीपति OW1 श्रमिकों की मांग करेंगे, रोजगार उपलब्ध कराएंगे। श्रमिकों को ON1 मात्रा से कुल औद्योगिक उत्पादन OM1TN1 के बराबर है तथा मजदूरी का भुगतान OWTN1 के बराबर होगा। अतः WM1T क्षेत्र के बराबर पूंजीपतियों को लाभ प्राप्त होगा। इन लाभों के विनियोग से पूंजी निर्माण होगा। अधिक पूंजी के उपलब्ध होने पर श्रम का सीमांत उत्पाद वक्र दाईं ओर विवर्तित होकर M2P2 हो जाएगा, परंतु मजदूरी की दर पूर्वतः OW रहने पर श्रमिकों की मांग मात्रा बढ़कर ON2 हो जाएगी और पूंजीपतियों का लाभ बढ़कर WM2T1 के बराबर हो जाएगा। इन लाभों को पूंजीपति अधिक पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जब भी चित्र से आप देखते हैं तो सामने में चित्र रखिए और उसको मिलाते जाइए जैसा जैसा लिखा हुआ है, तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। इस प्रकार आगे भी लाभों का विनियोग से अधिक पूंजी निर्माण होगा। MP वक्र दाईं ओर विवर्तित होता जाएगा जिसमें रोजगार व उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि श्रम अतिरेक समाप्त नहीं हो जाएगा। श्रम अतिरेक की समाप्ति के पश्चात मजदूरी दर बढ़ने लगेगी जिससे उद्योगों में अर्जित लाभ घटने लगेंगे और लाभ की दर कम होती जाएगी। फलतः विकास की गति घट जाएगी, परंतु लुईस के अनुसार तब तक विकासशील देशों में खुली बेरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी समाप्त हो चुकी होगी। पांचवा पॉइंट है राज्य तथा निजी पूंजीपतियों की भूमिका। लुईस के अनुसार अर्ध विकसित देशों में बचतें दो कारणों से कम होती है। पहला, पूंजीवादी लाभ का राष्ट्रीय अनुपात कम होता है। वेतन एवं मजदूरियां प्राप्त करने वाले कठिनाइयों से राष्ट्रीय आय का 3% बचाते हैं। दूसरा है समाज का मुख्य वर्ग भूमिपति, व्यापारी, राजे महाराजे, पुरोहित आदि उत्पादक विनियोग की अपेक्षा व्यर्थ में उपभोग में लगे रहते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस वर्ग की बचत क्षमता बढ़ाई जाए जो अधिक बचत कर सकते हैं। इस दृष्टि से राज्य पूंजीपति अर्थात सार्वजनिक उपक्रमों और देसी निजी पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूंजी निर्माण का कार्य केवल इनके द्वारा अर्जित लाभों में से ही हो सकता है। ठीक है, छठा है बैंक साख द्वारा पूंजी निर्माण। लुईस का कहना है कि यद्यपि अर्ध विकसित देशों में पूंजीवादी क्षेत्र में उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा पूंजी निर्माण हो सकता है, किंतु साख सृजन द्वारा भी पूंजी निर्माण किया जा सकता है और उत्पादन तथा रोजगार का स्तर बढ़ाया जा सकता है। लुईस का कहना है कि इससे मुद्रा प्रसार को बढ़ावा मिलता है, परंतु दीर्घकाल में इससे कोई हानि नहीं होती। इसके इन्होंने निम्न कारण बताए। पहला, प्रारंभिक अवस्था में आय तो बढ़ेगी किंतु उपभोग वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ कर देगी, मूल्य गिरने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, राज्य की करारोपण से आय बढ़ जाएगी और सरकार को बाद में हीनार्थ प्रबंध नहीं करना पड़ेगा। तो छठा पॉइंट में इन्होंने बताया है कि साख सृजन के द्वारा क्या होता है, पूंजी निर्माण किया जा सकता है जिससे रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सातवां, विकास प्रक्रिया का अंत। ज्यों ज्यों पूंजी निर्माण होता जाता है उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप लाभ की मात्रा में वृद्धि होती है, जिन्हें विनियोजित करके पूंजी निर्माण को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार आर्थिक विकास का चक्र चलता रहता है, लेकिन विकास की यह प्रक्रिया अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती है। लुईस के अनुसार विकास की यह प्रक्रिया निम्न परिस्थितियों में रुक जाती है। पहला है जब पूंजी निर्माण के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त श्रम नहीं बचते। दूसरा है निर्वात क्षेत्र में उत्पादन की नई प्रवृत्ति अपनाई जाए जिससे पूंजीवादी क्षेत्र में भी वास्तविक मजदूरी बढ़ जाए। तीसरा है पूंजीवादी क्षेत्र का निर्वात क्षेत्र की तुलना में तेजी से विस्तार होने के कारण खाद्यान्नों आदि की कीमतें बढ़ जाने के कारण व्यापार की शर्तें पूंजीवादी क्षेत्र में प्रतिकूल हो जाने के फलस्वरूप उन्हें श्रमिकों को अधिक मजदूरी देनी पड़े। और चौथा है निर्वात क्षेत्र में श्रम की औसत उत्पादकता इतनी बढ़ जाए कि पूंजीवादी क्षेत्र में भी मजदूरी बढ़ानी पड़ जाए और फलस्वरूप लाभ की मात्रा में कमी हो जाए। ठीक है, तो सातवें पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे पूंजी का निर्माण होगा तो पूंजी क्या होगा, उसको डेवलपिंग में लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी और रोजगार में वृद्धि होगी। ठीक है, और क्या होगा, लाभ की मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी और इसको विनियोजित करके और मतलब उसको पूंजी को निर्माण को बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार सभी सिद्धांत की कुछ न कुछ आलोचनाएं होती है, ठीक उसी प्रकार इस सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं हैं।
ठीक है। पहला है सीमित क्षेत्र। इस सिद्धांत का क्षेत्र सीमित है क्योंकि यह सिद्धांत अर्ध विकसित देशों से असीमित मात्रा में श्रम की पूर्ति पर आधारित है, किंतु दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में ऐसी परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं। दूसरा है पूंजीवादी क्षेत्र में अतिरेक श्रम का हस्तांतरण आसान नहीं। लुईस के मॉडल को कार्यान्वित करने में जो महत्वपूर्ण कठिनाई आती है वह यह है कि निर्वात क्षेत्र में पूंजीवादी क्षेत्र में अतिरेक श्रम शक्ति का हस्तांतरण आसान नहीं है, क्योंकि अर्धविकसित देशों में जाति व धर्म बंधनों के कारण एक ओर तो व्यावसायिक गतिशीलता कम रहती है और दूसरी ओर भाषा, आवास की समस्या, उत्साह की कमी, स्थान व वातावरण से प्रेम आदि के कारण भौगोलिक गतिशीलता भी कम रहती है। तीसरा, उचित प्रशिक्षण। प्रोफेसर लुईस के सिद्धांत का आधार यह है कि अर्धविकसित देशों में पर्याप्त मात्रा में अकुशल श्रम शक्ति होती है और कुशल श्रमिकों का अभाव पाया जाता है, जो कि एक अस्थायी गतिरोध उपस्थित करता है, जिसे श्रमिकों के प्रशिक्षण आदि के द्वारा दूर किया जा सकता है, परंतु वास्तव में पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति के उचित प्रशिक्षण आदि में काफ़ी समय लगता है। इसलिए कुशल और तकनीकी श्रमिकों का अभाव एक बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित करता है। चौथा है साहसी वर्ग का अभाव। इस सिद्धांत में यह मान लिया गया है कि इन विकसित देशों में पर्याप्त मात्रा में पूंजीपति वर्ग और साहसी वर्ग मौजूद रहते हैं, परंतु अर्धविकसित देशों में इनका सर्वथा अभाव रहता है। जब ये साहसी नहीं होंगे तो अतिरिक्त श्रम शक्ति का उपयोग करके विकास करना संभव नहीं होगा। पांचवा है विनियोग गुणक का क्रियाशील न होना। लुईस ने अपने मॉडल में ऐसे पूंजीपतियों की कल्पना की है जो अधिक लाभ कमाकर उसे पुनः विनियोजित करके पूंजी का संचय करते हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ विनियोजित गुणक क्रियाशील रहता है, किंतु वस्तुतः अर्धविकसित देशों के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। छठवां है बचतकर्ताओं की गलत व्याख्या। लुईस की यह धारणा है कि बचत केवल अधिक आय वाले लोग ही करते हैं, जो कि गलत है। कम आय वाले लोग भी बचत करते हैं। भारत में योजना आयोग के एक अध्ययन के अनुसार 53% भाग घरेलू बचत से प्राप्त होता है। इस आय वाले लोग भी कम आय वाले लोग भी बचत करते हैं। सातवां है पूंजीवादी स्फीतिकारी प्रभाव की अस्थायी प्रकृति। लुईस ने यह माना है कि पूंजीवादी क्षेत्र में वृद्धि अस्थायी होती है और इसका अंत स्वजनित घटकों से स्वतः होता है। गलत है। आठवां, अकुशल कर प्रशासन। लुईस का कहना है कि कराधान बढ़ती हुई आय से इकट्ठा करेगा, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि अल्प विकसित देशों में कर प्रशासन इतना कुशल और विकसित नहीं होता कि वह पूंजी संचय के लिए पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज का हम लोग का टॉपिक था लुईस का मॉडल। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।